हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मी वासिम सर। तो मैं जा रहा हूँ अब CPT 2 JEE लेवल का केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन देने के लिए। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। द ज्योमेट्री ऑफ दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। दो कंपाउंड गिवन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, तो उसका ज्योमेट्री पूछा है। तो ज्योमेट्री देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है, पहले गिवन है NiCO होल 4। तो BBT का क्वेश्चन है। तो पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद क्या करना है, प्रोसीड्यूर क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, देन आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लिगैंड। तो टाइप में दो टाइप होता था, एक होता था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, दूसरा था क्या, वीक फील्ड लिगैंड। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा। CO इज ए न्यूट्रल लिगैंड, उसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा X + 4 × 0 = 0। That means X = 0 and CO is a strong field ligand। मतलब क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। पेयरिंग पॉसिबल होगा, इस केस में पेयरिंग होगा। तो फिर देखेंगे निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। निकेल मतलब 28, तो ये होता है आर्गन 4s2 3d8 4p0 4d0 हो गया ना, 4d0। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, फिर बॉन्डिंग में देखना है। ये है आपका 3d8 4s2 1 2 मतलब पेयरिंग करेगा यहाँ पे, तो पेयरिंग करवा दे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और ये खाली था, 4p 4d वैकेंट है। अभी देखो क्या है, CO सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर CO का ही है। तो अभी CO क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, उसको खींच के इधर लाएगा। तो फाइनली ऐसा कन्फिग्रेशन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s खाली हो जाएगा। अब ये बॉन्डिंग कर लेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे कितना था, 4 CO लिगेंड था। तो एक एक ने क्या करेगा, एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक एक बॉन्ड बना लिया। तो ये हो गया एक CO, दूसरा CO, तीसरा हो गया ना। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। sp3 का मतलब होता है, उसका ज्योमेट्री क्या होता है, sp3 मतलब टेट्राहाइड्रल। ये हो गया टेट्राहाइड्रल। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हो गया ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल। बोथ आर टेट्राहाइड्रल, बोथ आर स्क्वायर प्लेनर। तो ये ऑप्शन गलत है, स्क्वायर प्लेनर ये भी ऑप्शन गलत है। अब ये दोनों में देखना पड़ेगा। अभी फिर नेक्स्ट वाला देखना है। नेक्स्ट वाला में क्या देखना है, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका PdCl4 2-। तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है X + 4 × -1 = -2। तो X बराबर हो जाएगा +2। अभी देखो PD का पोजीशन क्या होता है, एग्जैक्टली बिलो द निकेल। निकेल के एग्जैक्टली नीचे PD का पोजीशन होता है। तो PD 2+ कर रहे हैं, तो PD का एटॉमिक नंबर होता है 46, PD 2+। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4d8 5s0 4p0 देन 4d0 हो गया ना। अब बात ये है कि कोई भी अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है, जब 3D से 4D में चले जाता है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करते हैं। तो ये जो आपका PD है कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, PD बिलोंग्स इन 4D सीरीज। ये 4D में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो जब 4D में बिलोंग कर रहे हैं, तो वो जो Cl है, हियर Cl इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पे वीक फील्ड बिहेव नहीं करेगा क्योंकि वो 4D सीरीज में है। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या करेगा, पेयरिंग कर लेगा। तो पेयरिंग करवाता है। फिर दिस इज 4d8, ये हो गया 5s, ये हो गया आपका 5p, दिस इज 5p, हाँ 4p। तो उसमें क्या आएगा, देखिए 4d है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे एक आएगा, 2 3। अल्टीमेटली क्या करेगा, बॉन्डिंग में dsp2 हाइब्रिडेशन क्रिएट करेगा यहाँ पे। तो dsp2 का मतलब होता है स्क्वायर प्लेनर। तो पहला वाला होगा टेट्राहाइड्रल देन स्क्वायर प्लेनर। मतलब कौन से ऑप्शन में बिलोंग कर रहे हैं, टेट्राहाइड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। हमेशा याद रखना है, जब भी 3D और 5D सीरीज में 3D से जंप करके 4D एंड 5D में जाएंगे हम लोग, तो कोई भी कॉमन वीक फील्ड लिगेंड हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करेगा। उस कंसेप्ट में लगाया, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ CF del O मतलब ऑक्टाहाइड्रल। सारे कंपाउंड ऑक्टाहाइड्रल है क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सबका 6 है, ठीक है ना। तो पूछा है सबसे CFC किसका ज़्यादा होगा।
तो हम लोग को पता है CFSE ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है, 3D में कम होता है, उसके बाद 4D देन 5D, ये ऑर्डर होता है। अभी जो पहला वाला कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड CONH3 3+, ये जो CO है ना, ये 3D सीरीज का एलिमेंट है। फिर रूथियम RH NH3 ये आ गया आपका 4D सीरीज का एलिमेंट। देन नंबर 3 में आता है IR NH3 3+, ये आता है 5D सीरीज का एलिमेंट। तो अभी देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, 5D देन 4D देन 3D। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ऑर्डर बनेगा 3, 2, 1। ऐसा ऑप्शन किसी जगह पे है क्या, ऐसा ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखा जाएगा तो यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज गिवन है, डिसाइड व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स 1, 2, 3, 4 आर करेक्ट। 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें कौन सी करेक्ट है? सो इज द राइट आंसर फ्रॉम ABCD, और राइट आंसर निकालना है। जो 4 ऑप्शन है, 4 पॉइंट दिया है, कौन सी करेक्ट है और ABCD में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखते हैं शुरुआत से क्या है। Fe2+ +2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe मतलब आयरन का रिडक्शन हो रहा है, +2 से क्या हो गया, आयरन हो गया, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो E0 का वैल्यू गिवन है, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब SRP, ठीक है ना। ये आयरन मेटल है, कॉपर 2+ से क्या हो गया, कॉपर हो गया, उसका भी रिडक्शन हुआ है। देन Ag+ से क्या हो गया, Ag हो गया, मतलब उसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स ये जो पोटेंशियल गिवन है, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल, और तीनों का तीनों क्या है, मेटल है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम दिस ये सब पूछा है। तो अभी हम लोग को क्या पता है, जो मेटल का रिएक्टिविटी होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोग को पता है। अगर देखो पोटेंशियल वैल्यू नहीं भी देता ना, अगर ये जो SRP का वैल्यू गिवन है, अगर ये वैल्यू नहीं भी देता तब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है, उस सीरीज के अकॉर्डिंग हम कर देखता। तो अभी तो क्या कर दिया, देखो बहुत ही आसान कर दिया क्वेश्चन को, क्योंकि ये सब SRP का वैल्यू गिवन है। SRP से के साथ रिएक्टिविटी का क्या रिलेशन है, देखो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/SRP, मतलब SRP का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा इतना मेटल क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, SOP होता है। तो हमें देखना है कहाँ पे SRP का वैल्यू ज़्यादा है। देयरफॉर रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया ना। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, देखो जिसका SRP का वैल्यू सबसे कम है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसका SRP का वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो कम रिएक्टिव होगा। तो आयरन का सबसे कम है तो क्या हो जाएगा, आयरन, कॉपर, Ag। उससे मैं क्या करूँगा, देखो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है ना, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम दिस देयर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन है। तो अभी देखो क्या करेगा, आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर क्या कर सकते हैं, Ag को रिप्लेस कर सकते हैं। एंड आयरन कैन ऑल्सो डिस्प्लेस Ag, मतलब आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, और कॉपर ने Ag को कर सकता है, और आयरन ने Ag को भी कर सकता है, ठीक है। तो मैं ढूंढता हूँ फिर, कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन, ये तो कर नहीं सकते। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 है ये गलत है, हो गया ना। दूसरा, आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर, आयरन कॉपर को तो कर ही सकता है डिस्प्लेस, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब ये जो पॉइंट नंबर 2 दिया है ये करेक्ट है। तीसरा पॉइंट क्या है, आयरन कैन डिस्प्लेस दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट है सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर, सिल्वर किसी को नहीं कर सकता है। इन दिस केस सिल्वर ना कॉपर को कर सकता है ना आयरन को कर सकता है, क्योंकि सिल्वर सबसे लेस रिएक्टिव है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये भी गलत है। फिर आता है चौथा नंबर में, आयरन कैन डिस्प्लेस सिल्वर, वो तो कर सकता है। फिर आयरन कॉपर को भी कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं, मतलब ये जो 4 है ये भी करेक्ट है। तो मुझे ढूंढना है कौन से ऑप्शन में कौन सी करेक्ट है। 1, 2 नहीं है, 2, 3 नहीं है, 2 and 4 इज इन योर ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, दिस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ने SO3 का फॉर्मेशन दिया है 1.6 × 10⁻³ kg पर मिनट। देखो kg पर मिनट है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल मोल पर मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हैंस रेट एट विच SO2 रिएक्ट, तो उसका रेट निकालना है। तो फ्रॉम द रिएक्शन रेट हम लिख देते हैं, रेट क्या हो जाएगा, रेट बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 DSO2
डी टी बराबर माइनस डी ओ टू बाई डी टी इक्वल टू प्लस 1/2 डी एस ओ थ्री बाई डी टी, ये हो जाएगा। बट गिवन क्या है, गिवन है डी एस ओ थ्री बाई डी टी बराबर कितना गिवन है 1.6 इंटू 10⁻³ क्या यूनिट, केजी पर मिनट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे केजी पर मिनट से मुझे कहाँ कन्वर्ट करना है, मोल में करता हूँ कन्वर्ट। अभी देखो केजी है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको केजी को ग्राम, जो केजी गिवन हो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, देन ग्राम से मोल में कन्वर्ट करना है। ग्राम से जब मोल में कन्वर्ट करूँगा डिवाइड कर दूँगा उसका मोलर मास से। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू ये क्या था, केजी था, तो ग्राम में कन्वर्ट कर दूँगा 10³। उसका मोलर मास है SO3 का 80, ये हो गया मोल पर मिनट, हो गया ना। अभी देखो ये जो इक्वेशन मैंने बनाया था रेट, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम 1 देयरफॉर फ्रॉम 1 माइनस 1/2 DSO2 बाई dt बराबर क्या हो जाएगा प्लस 1/2 DSO3 बाई dt। तो माइनस मुझे निकालना है माइनस DSO2 बाई dt। अब देखो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, उसका वैल्यू कितना था 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10³ डिवाइडेड बाई 80। अभी देखो उसको क्या करना है फिर केजी पर ग्राम में, सॉरी केजी पर मिनट में कन्वर्ट करना है। तो पहले जैसे किया था अब क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे और उसका मोलर मास से इंटू कर देंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10³ 80 तो है पहले से। अब देखो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 1 और उसका मोलर मास है 64, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बचेगा कितना 16 मतलब 4/5 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू 4/5। आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आएगा 1.28 इंटू 10⁻³ केजी पर मिनट, हो गया ना। तो ये कौन सी ऑप्शन में मिल रहा है आपका आंसर, आंसर डी में मिल रहे हैं। तो फॉर दिस क्वेश्चन डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है फॉर ए केमिकल रिएक्शन A + B प्रोडक्ट, A + B प्रोडक्ट एक केमिकल रिएक्शन गिवन है। द ऑर्डर इज 1 विथ रिस्पेक्ट टू इच A एंड B, A और B का रिस्पेक्ट में दोनों जगह पे क्या है हमारा ऑर्डर गिवन है A 1 है। द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द गिवन डाटा, तो x एंड y का वैल्यू निकालना है जो डाटा गिवन है। तो बहुत ही शॉर्टकट मेथड से हम करूँगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखा जाएगा, देखो अगर रेट क्या होगा तो रेट के बराबर k इंटू A इंटू B, क्योंकि बोल दिया ऑलरेडी ऑर्डर कितना बोल दिया, A का रेस्पेक्ट में भी 1 है, B का रेस्पेक्ट में भी 1 है। तो अभी देखिए मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताया था ना, उसी से अकॉर्डिंग कर लूँगा। तो अभी देखो मैंने क्या किया, A और B देखो पहले ये का x का वैल्यू निकालूंगा देन y। अभी देखो कंसंट्रेशन ऑफ B बिकम्स फिक्स्ड, मैंने क्या ले लिया, देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है 1 और 2 मैंने ले लिया। क्या ले लिया मैंने 1 और 2। कंसंट्रेशन ऑफ B क्या है फिक्स्ड है। जब कंसंट्रेशन ऑफ B क्या है फिक्स्ड है, क्या है फिक्स्ड है। रेट ये कितना होना पड़ेगा, क्योंकि देखो वाटर ऑलरेडी यू नो ऑलरेडी वाटर इज 1, ऑलरेडी मुझे पता है वाटर 1 है, तो उसका कंसंट्रेशन मैंने फिक्स्ड कर दिया, फिक्स्ड है ऑलरेडी डाटा में गिवन है। तो यहाँ पे मुझे कैसे वैल्यू लाना है, देखो ऑर्डर कितना, रेट कितना गुना हो गया 0.1 से 0.4 मतलब 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो देखो रेट क्या हो गया 4, 4 गुना हो गया। ऑर्डर अगर 1 है तो ये कितना गुना होना पड़ेगा, समझ में आया ना, ये भी तो 4 गुना होना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो ये का जो है ये कितना होना पड़ेगा 1 है ना, तो ये कितना होना पड़ेगा 4 है, 4 है तो क्या होगा 4 4 यही तो होगा ना। मतलब जब देखो रेट 4 गुना है तो इनिशियल कंसंट्रेशन भी 4 गुना होना पड़ेगा। जब इनिशियल कंसंट्रेशन 4 गुना होगा देयरफॉर x मतलब क्या होगा 4 इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था 20, कितना हो जाएगा 0.80। दिस इज द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू मुझे मिल गया। आप देखिए देख करके 2 ऑप्शन तो ऐसे काट गया, 2 ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू 0.8 आ गया। आप देखा जाएगा तो y का वैल्यू निकालने के लिए अभी देखो ये जो x है ना उस जगह पे मुझे क्या यूज करना है, कितना वैल्यू है, मतलब 0.80 वैल्यू आ गया। आप देखिए ये y का वैल्यू निकालना है मुझे। अभी देखो
एक फिर से क्या ले लेता हूँ मैंने, एक्सपेरिमेंट 1 and 3 ले लेता हूँ। फिर कौन सा ले लेता हूँ, 1 and 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 3। अभी देखो रेट क्या हो गया, 0.1 से 0.8 हो गया, मतलब रेट 8 गुना हो गया। आप देखो क्या करना है, और ये जो ए का कंसंट्रेशन कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 2 टाइम्स, उसका पावर तो 1 है। आप देखो मुझे कितना गुना बनाना है, 8 बनाना है। मुझे 8 बनाने के लिए उसका कितना टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा कंसंट्रेशन। आप देखो समझ में आ रहा है नहीं, देखिए फिर से देखिए, ये रेट क्या कर दिया मैंने, 8 गुना कर दिया। दोनों का ऑर्डर पता है कि फर्स्ट ऑर्डर है, तो मैंने ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंट में गिवन है, उसका क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। मैंने 2 गुना बना लिया ए का, तो बी का कितना बनाना है, मतलब 8 बनाना है मुझे। कितना बनाना है, 8 बनाना है। 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 8 बनता है, 4 मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। हो गया ना, 8 बन गया। मतलब y क्या वैल्यू कितना होगा, y इक्वल टू 4 इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B, 4 इंटू 0.05, कितना हो जाएगा 0.20। एक्स और वाई का वैल्यू आ गया, मतलब कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए तो फिर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन obtained by diluting the above solution, diluting the above solution, पानी ऐड किया कितना, with an equal volume of water, पानी बराबर पहले जितना था उतना पानी ऐड किया। पानी ऐड करने से क्या इफेक्ट होता है फिर, द वैल्यू ऑफ Kv and Kf ऑफ वाटर आर गिवन, Kv Kf गेटर गिवन है, तो फिर देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, हम लोग को क्या पता है, डेल्टा Tv इक्वल टू Tv माइनस Tv नॉट इक्वल टू I इंटू Kv इंटू M। और डेल्टा Tf क्या होता है, डेल्टा Tf मतलब ये हो जाएगा Tf माइनस Tf नॉट माइनस Tf इक्वल टू I इंटू Kf इंटू M। बात खत्म है ना। अभी देखिए जब इक्वल अमाउंट ऑफ पानी ऐड किया तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, हमारा हाफ हो जाएगा। इनिशियली जितना भी था ना उसका हाफ हो जाएगा। तो मतलब ये अगर 1 है, मैंने उसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो M2 क्या हो जाएगा, M1/2 हो जाएगा ना, मोलरिटी हाफ हो जाएगा। देयरफॉर 1/2 हम कर देते हैं, क्या हो जाएगा, Tv माइनस Tv नॉट बाई Tf नॉट माइनस Tf इक्वल टू I तो नहीं है यहाँ पे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट I, तो Kv का वैल्यू कितना है 0.512 इंटू M1 का वैल्यू मैंने M मान लिया, और ये कितना हो जाएगा 1.86 इंटू M/2। इधर वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये कितना गिवन था 100.15, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100, फ्रीजिंग पॉइंट 0 माइनस Tf बराबर कितना हो जाएगा 0.512, ये 2 पर आएगा इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1.86, तो ये हो जाएगा आपका 1.86 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 0.512 इंटू 2 इक्वल टू माइनस Tf। तो कैलकुलेशन करने के बाद Tf का वैल्यू आएगा माइनस 0.272 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है मुझे आंसर। ये जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी में, अच्छा क्वेश्चन है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, जो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया उससे मोलरिटी चेंज होगा, ठीक है ना, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, ई नॉट फॉर द हाफ सेल, ई नॉट निकालना है Zn2 प्लस बाई, मतलब ये जो Zn2 प्लस बाई Zn गिवन है, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो उस अकॉर्डिंग से मुझे क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है। EMF ऑफ द सेल, ये जो सेल रिएक्शन है उसका EMF निकालना है, ठीक है ना। तो ई नॉट देखो, ई नॉट सेल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल अगर दिया रहता है, रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड। अभी देखो जो लेफ्ट साइड में होता है वो हमेशा एनोड होता है, और जो राइट साइड में होता है क्या होता है, कैथोड होता है। तो अभी देखो रिडक्शन पोटेंशियल तो गिवन था ना। अभी देखो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0, सबका पता है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। तो ये हाइड्रोजन है कहाँ पे है, रिडक्शन में है ना, तो ये 0 माइनस कितना है 0.76, तो आंसर कितना आएगा प्लस 0.76 वोल्ट। ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। फिनॉल एसोसिएट्स इन बेंजीन एज, दिस रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है
इफ़ डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिनॉल इज़ 40%, तो वेंटो फैक्टर निकालना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए वेंटो फैक्टर का डायरेक्ट फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 33, I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। दिस इज़ फॉर एसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन बोलता तो I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, ये फार्मूला था। तो अभी देखो यहाँ पे गिवन है, अल्फा का वैल्यू गिवन है, तो I निकालना है। वेरी सिंपल, यहाँ पे I इक्वल टू 1 माइनस 0.4 प्लस 0.4 बाई कितना मोल हो गया 2, n का वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा I इक्वल टू कैलकुलेशन करना है 0.8। कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड। सॉलिड बेंजोइक एसिड हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यस, क्वेश्चन नंबर 34, कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू बी बराबर गिवन है, कितना गिवन है माइनस 321.3 किलो जूल 27 डिग्री सेल्सियस में है। द हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। तो सॉलिड बेंजोइक एसिड ऐसा होता है, ये सॉलिड फॉर्म में है और उसका देखा जाएगा C7H6O2 है, ठीक है ना। अभी देखो उसका कंबशन कैसे करवाएंगे, तो मेरा थोड़ा सा चीज़ बता देता हूँ। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, अगर मान के चलिए CXHY, ये एक टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है, दिस इज द हाइड्रोकार्बन। तो उसका जब कंबशन करवाता था हम लोग, ऐसा फार्मूला था X प्लस Y/4O2, क्या देता था X CO2 प्लस Y/2 H2। अगर ऐसा होता था CXHYOZ, तो उसका कंबशन कैसे होता था X प्लस Y/4 माइनस Z/2 O2, X CO2 प्लस Y/2 H2O, ये तो था ना H2। तो अभी उसका अकॉर्डिंग उसको करना है, बैलेंस करना है, तो क्या हो जाएगा 15/2 O2 गैस, 6 CO2 गैस प्लस 3 H2O, दिस इज नॉट 6, 7 CO2 प्लस ये लिक्विड हो गया। तो अभी यहाँ पे देखो ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो यहाँ पे मुझे डेल्टा एन जी निकालना है, कुछ नहीं करना है। डेल्टा एन जी कितना होगा 7 माइनस 7.5, ये हो गया माइनस 1/2। देयरफॉर डेल्टा एच बराबर क्या पता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये जो डेल्टा एच है ना, दिस इज क्यू पी इक्वल टू क्यू बी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो मुझे क्यू पी चाहिए माइनस 321.3 माइनस हाफ इंटू 300 इंटू आर, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा माइनस 321.3 माइनस 150 आर। कोई ऑप्शन है क्या? है, तो ऑप्शन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। तो ये जो दो जनरल रिएक्शन है ना, उससे आप लोग सारे के सारे रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। कंबशन केस में ये 7 होगा, दिस इज 7, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 35, इफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4। क्वेश्चन नंबर 35 देखा जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 35, इफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन फॉर C2H4 गैस, CO2 गैस एंड H2 liquid at 25 डिग्री सेल्सियस, 180 प्रेशर R 52, दिस इज रेस्पेक्टिवली एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकला। तो ठीक है, मैं पहले फॉर्मेशन का रिएक्शन लिख लेता हूँ। क्या फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन रिएक्शन आप लोग को पता ही होगा शायद, C2H4 गैस, उसके लिए डेल्टा एस कितना गिवन है, मैंने 1 ले लिया, ये है आपका 52, ठीक है ना। तो ये कैसे फॉर्म होते हैं 2C प्लस और क्या हो जाएगा 2H2 हो गया ना। फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट ले लिया मैंने। और दूसरा केस में क्या है C प्लस O2 CO2 डेल्टा H2 माइनस 394, और क्या है H2 प्लस हाफ O2 H2O2 डेल्टा H3 कितना है माइनस 286। अभी देखो टारगेट क्या है, टारगेट बोला है कि ये तो फॉर्मेशन गिवन है ना, उस डाटा से मुझे ये निकालना है कि उसका जब कंबशन होगा तो कितना हीट चाहिए, ठीक है ना। कंबशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो उसका कंबशन करवा देते हैं। जो अभी जो दिया है C2H4 प्लस क्या हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, क्या बनेगा 2 CO2 प्लस 2 H2। अभी ये जो आपका टारगेट है, टारगेट बनाना है किससे, ये जो 3 स्टेटमेंट गिवन था ना, उससे आपको टारगेट बनाना है। तो अभी देखो टारगेट बनाने के लिए मुझे क्या करना है, देखो उस साइड में C2H4 है, बट ये क्या है प्रोडक्ट का साइड में है, तो -1 प्लस मुझे 3 ऑक्सीजन बनाना है। उसमें अभी कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 2 है, तो उसको 2 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस उसमें क्या है आपका 2 मोल ऑफ H2 है, 2 × 3 इक्वल टू डेल्टा एच कंबशन। तो डेल्टा एच कंबशन क्या मिलेगा -52
माइनस 2 इंटू 394 माइनस 2 इंटू 286, तो फाइनली आंसर आएगा माइनस 1412 किलो जूल पर मोल। तो ये ऑप्शन नंबर मिल रहे हैं, ऑप्शन डी में आपको आंसर मिल जाएगा। हो गया ना। पहले देखो क्या गिवन था, फॉर्मेशन गिवन था, फॉर्मेशन रिएक्शन मैंने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद बोला कि उसका कंबाशन निकालना है, फिर कंबाशन रिएक्शन करवा दिया, फिर टारगेट से मैंने निकाल दिया आंसर। हेलो स्टूडेंट, आज हम CPT-2 जेई का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, द मेजर प्रोडक्ट P फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। एक बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड एसिड एज ए रिएक्टेंट दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट रिएजेंट यूज़ किया गया है और पूछ रहा है कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। सॉल्व करते हैं इसे। OH पहला रिएजेंट दिया हुआ है थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो पहले हम यूज़ करते हैं SOCl2, ठीक है। तो ये जो एसिड वाला OH है वो Cl से रिप्लेस हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में SNA के थ्रू ये OH Cl से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएजेंट दिया हुआ है एलिफेटिक अमाइन, तो यहाँ RNH2 एज ए न्यूक्लियोफाइल इस CO ग्रुप अटैक करके Cl लिविंग ग्रुप को बाहर कर देता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली देखिए, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, और जब ये वापस जाएगा तो लिविंग ग्रुप Cl यहाँ से बाहर हो जाता है, ठीक है ना। इस रिएक्शन को बोलते हैं SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो यहाँ पे अमीन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस CO इस कार्बन पे अटैक करके इस पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन के फेवर में तोड़ दिया और इस ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। जैसे ये नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होगा तो ये Cl एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा NHR, ठीक है। नेक्स्ट एजेंट दिया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अमाइड को एल्केन में रिड्यूस कर देता है, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, CH2 और यहाँ NHR, ये होगा आपका P। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। देखते हैं ऑप्शन 36 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखिए फिर समझ लीजिए, ये जो एसिड का OH है थायोनाइल क्लोराइड के Cl से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे एसिड हैलाइड बन जाएगा। यहाँ पे अमीन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक किया और इस पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन के फेवर में ब्रेक डाउन कर दिया। इस ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। जब ये नेगेटिव चार्ज वापस से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाता है। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं SNAE मैकेनिज्म, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। जिस किसी रिएक्शन में लिविंग ग्रुप हो और इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो, लाइक एस्टर्स, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, वहाँ पे SNAE मैकेनिज्म प्रोसीड होता है, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ से एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और यहाँ पे अमाइड का फॉर्मेशन किया, ठीक है ना। फिर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इस अमाइड को इस CO को CH2 में कन्वर्ट करके इसको ओवरऑल रिड्यूस कर दिया और ये मिल गया आपका प्रोडक्ट। तो इस तरह से 36 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे डेल्टा के बदले यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हीटिंग हो गया है, यहाँ पोटेशियम है, ठीक है ना। सल्फर के बाद पोटेशियम है, NO2 CH3 और यहाँ हो गया Br और ये हो गया Cl, ठीक है। C6H5 CH2 S माइनस K प्लस, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को देखकर ये लग रहा है कि सामने एरोमेटिक कंपाउंड है जो एज ए रिएक्टेंट और ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जब कभी ऐसा सिचुएशन बने कि किसी एरोमेटिक कंपाउंड पे लिविंग ग्रुप हो और रिएजेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो तो यहाँ पे SN to AR मैकेनिज्म प्रोसीड होता है। देखिए Cl यहाँ पे क्लोरीन और Br लिविंग ग्रुप है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में वो लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है जिसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ क्लोरीन भी लिविंग ग्रुप है और क्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन पे भी स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप लगा हुआ है। ये ब्रोमीन एज ए लिविंग ग्रुप है और इसके भी पैरा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप लगा हुआ है,
अब सवाल ये है कि कौन सा लिविंग ग्रुप लीव करेगा, ठीक है ना। तो आप SN2AR मैकेनिज्म में पढ़े होंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड SN2AR रिएक्शन होता है। आप पढ़े होंगे कि जब कभी एक से ज़्यादा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है ना, हालांकि इस रिएक्शन में लिविंग ग्रुप का लीव करना रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप का लीव करना फास्ट स्टेप में होता है। एंड एनी फेनोमेनन व्हिच अकर्स इन फास्ट स्टेप देन दे डू नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, आप जानते होंगे पहले से। तो इस सिचुएशन में आप किस लिविंग ग्रुप को लीव करवाया जाए, तो आप पढ़े होंगे पहले कि यहाँ से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये हो जाता है आयोडीन। ये होता है रेट ऑफ SN2AR, ठीक है ना। जब कभी एक से ज़्यादा लिविंग ग्रुप हो तो आप इस ऑर्डर को फॉलो करें। सबसे फास्ट फ्लोरीन अगर एज ए लिविंग ग्रुप होता है तो यहाँ पे SN2AR सबसे फास्ट होगा। अगर आयोडीन हुआ तो यहाँ पे लिविंग एबिलिटी, मतलब लिविंग एबिलिटी नहीं बोल सकता हूँ मैं इसको, मतलब यहाँ पे ऐसे रेट ऑफ SN2AR स्लो हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ ब्रोमीन है, किसका SN2AR फास्ट होगा? क्लोरीन का, क्योंकि देखिए SN2AR में रेट में अगर आप देख रहे हैं तो क्लोरीन का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो यहाँ पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये सिस्टम आपका रहा एरोमेटिक कंपाउंड। और ये स्टेप होता है स्लोएस्ट स्टेप, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो गया तो यहाँ आ गया निगेटिव चार्ज, यहाँ क्लोरीन और यहाँ लग जाएगा S सल्फर CH2C6H5, ठीक है। यहाँ आ जाएगा ब्रोमीन और यहाँ हो जाएगा NO2 और ये हो गया CH3 और ये बन गया आपका नॉन एरोमेटिक सिस्टम। यही इस रिएक्शन का RDS भी है, यही स्टेप इस रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप भी है और ये बन गया आपका इंटरमीडिएट। और एनियमाइन एज इंटरमीडिएट बना और इंटरमीडिएट आप इसको एज ए कार्बेनाइन एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप पहले से भी पढ़े होंगे कि कोई भी सिस्टम अपने एरोमेटिसिटी को खोकर ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता, क्लियर है ना। क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक नहीं होना चाह रहा था, ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है, इसलिए ये स्टेप RDS हो गया। अगले स्टेप में हम ये देखेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये Cl यहाँ से बाहर हो जाता है, ठीक है ना। एज ए लिविंग ग्रुप वो बाहर हो गया तो यहाँ आपका मेन प्रोडक्ट आपका बन जाएगा इस तरह से और ये हो गया Pr। देखिए फिर समझिए इस रिएक्शन को, ये स्टेप होता है फास्ट स्टेप, ठीक है ना। ये फास्ट स्टेप में कार्बेनाइन इंटरनल अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर कर दिया। बट एक सीन यहाँ पे क्रिएट होता है कि जब तक ये लिविंग ग्रुप, जैसे ये क्लोरीन जो भी हाईलाइट यहाँ पे रहा, तो जब तक इस RDS में इसका प्रेजेंस रहेगा तो इसका -I इस कार्बेनाइन को स्टेबल कर रहा होगा, ठीक है ना। मैं आपको इस ऑर्डर को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे फ्लोरीन का रेट सबसे फास्ट, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि यह है इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट में कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हुआ है। अगर मैं यहाँ फ्लोरीन ले लूँ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, वो अपने -I इफेक्ट की वजह से इस नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगा। अगर यहाँ फ्लोरीन के बजाय आयोडीन होता तो आयोडीन का -I इफेक्ट कम होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे -I कार्बेनाइन एज इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करता है, ठीक है ना। दूसरे स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पे कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन लिविंग ग्रुप के एबिलिटी से डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप फास्ट स्टेप में हो रहा है और कोई भी रिएक्शन, कोई भी फेनोमेनन अगर फास्ट स्टेप में हो रहा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिविंग ग्रुप के लिविंग एबिलिटी पर डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि लिविंग एबिलिटी फास्ट स्टेप में होता है। बात समझ में आ रही है ना। फिर से मैं समझा देता हूँ इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन में दो लिविंग ग्रुप था, क्लोरीन और ब्रोमीन। डिसाइड ये करना था कि कौन सा लिविंग ग्रुप लीव करेगा, ठीक है ना। तो अगर एक लिविंग ग्रुप होता तो उस लिविंग ग्रुप के अर्थो और पारा पे अगर स्ट्रॉन्ग EWG होता तो उसी लिविंग ग्रुप को हम लीव करवाते। बट इस कंपाउंड में एक से ज़्यादा लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो फिर मुझे ये देखना होगा कि किस लिविंग ग्रुप के प्रेजेंस में रेट ऑफ SN2AR फास्ट होगा। तो यहाँ से पता चला कि फ्लोरीन का -I सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। देखिए इसका जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो सीन है, यहाँ पे ये -I को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, एरोमेटिक सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो गया, इसलिए ये स्टेप RDS हो गया, क्योंकि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक नहीं होना चाहता। ये प्रोसेस काफ़ी स्लो हुआ होगा, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जब RDS में कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हुआ
तो यहाँ पे जो कार्बेनाइन बना, ये कार्बेनाइन इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज हो रहा होगा। अब सोचना ये है कि यहाँ पे क्लोरीन के बदले अगर फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन से भी ज़्यादा होता है, तो फ्लोरीन का माइनस आई जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, जो मोस्ट पावरफुल माइनस आई है, वो इस कार्बेनाइन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। ओवरऑल ये इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा, और आप तो जानते हैं स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट देखना है, न कि इसका लिविंग एबिलिटी देखना है, क्योंकि लिविंग एबिलिटी फर्स्ट स्टेप में हो रहा है। तो आपको तो पता है कि हाइड्रोजन में सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई किसका होता है? फ्लोरीन का। अगर यहाँ फ्लोरीन होता तो अपने स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट से इस कार्बेनाइन को स्टेबलाइज कर देता, ये इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाता, और ये इंटरमीडिएट जितना ही ज़्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। क्लियर? उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे ये ऑर्डर लिखा है। तो देखिए आपका ऑप्शन सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 37 का सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है ना? यहाँ पे बच्चा अक्सर गलती क्या करता है कि वो लिविंग एबिलिटी देख लेता है, इसलिए ये गलती आपसे नहीं होना चाहिए। लिविंग एबिलिटी फास्ट स्टेप में होता है, और कोई भी फेनोमेनन अगर फास्ट स्टेप में हो रहा हो तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिविंग एबिलिटी का माइनस आई देखना है, ठीक ना, इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, क्योंकि माइनस आई की वजह से ये कार्बेनाइन थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होगा, हालांकि ये इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है ना, क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन जाते हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर इस तरह से इसमें कंजुगेशन हो सकता है। लेकिन स्पेशली इस हाइड्रोजन का माइनस आई भी इस कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करता है, ठीक है ना। तो जिसका माइनस आई ज़्यादा होगा, जिस हैलाइड का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, वो उतना ही फास्ट, उतना ही इफिशियंसी से वो इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करेगा, और अगर इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यही सीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 एक बेंजल्डिहाइड टाइप का कंपाउंड है, जहाँ पे H के जगह उसका आइसोटोप ड्यूटेरियम लिया गया है, जिसमें 50% एक्वस NaOH है। 100% ये कैनिजारू का केस है, कैनिजारू रिएक्शंस है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी sp3 कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जिस किसी कार्बोनिल कंपाउंड पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन 0 हो, तो वहाँ पे कैनिजारू रिएक्शन अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 PHCOD, ठीक है ना। यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल OH माइनस इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बन जाएगा PHCO पे माइनस OH, और ये हो जाएगा D, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन में अगर 1 मोल दिया हो ना, ये सेल्फ कैनिजारू का केस है। जब भी सेल्फ कैनिजारू का केस हो तो हम अपने मन से इसे 2 मोल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बना मोनो ऑक्साइड एनायन इंटरमीडिएट, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो 1 मोल और बचा होगा इसका बेंजल्डिहाइड का, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से ये निगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होके CO, जो कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बॉन्ड होता है, इसलिए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड अनस्टेबल होता है, क्योंकि जैसे निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा, जो थर्मोडायनेमिकली स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है। तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये ड्यूटेरियम का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, D- का ट्रांसफ़र होगा, जिसको हाइड्राइड ट्रांसफ़र बोल सकते हैं, या D- ड्यूटेरियम एनायन ट्रांसफ़र बोल सकते हैं, और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यही इस रिएक्शन का RDS होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो आप एक तरह से देखिए, यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ड्यूटेरियम हो रहा है, ठीक है ना। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ड्यूटेरियम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब ये पार्ट ऑक्सीडाइज्ड होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ड्यूटेरियम, ठीक है ना, इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी इस पार्ट का हो रहा है रिडक्शन, एक ड्यूटेरियम यहाँ ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ हो गया D, और यहाँ बन जाएगा PHCO माइनस D, और यहाँ हो गया ड्यूटेरियम, ठीक है ना। अब देखिए, आपको तो पता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर यहाँ से हट जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये रहा बेस, तो यहाँ जस्ट एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, H+ का ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो H+ ट्रांसफ़र, ये वाला H+ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा PHCO माइनस प्लस PHCD2OH, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन में बोल रहा है दिस अल्कोहल इज, तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन क्या हुआ, तो ये बना आपका अल्कोहल। तो देखिए ऑप्शन PHCD2OH, PHCD2OH ऑप्शन सी। तो 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो किया, यहाँ एज इंटरमीडिएट मोनोऑक्साइड एनायन बना, ठीक है ना, और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा और यहाँ पे ड्यूटेरियम का ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना, और यही ये स्टेप RDS होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप देखें ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का टूटना काफ़ी स्लो स्टेप होता है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इन कंपेयर टू पाई बॉन्ड, और इस तरह से एक बेस का फॉर्मेशन करेगा और ये रहा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग एसिड H+ का ट्रांसफ़र कर देगा और ये O- H+ को गेन करके एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो आप देखिए ये रहा आपका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये जो एसिड वाला पार्ट है ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया और अल्कोहल रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए कोई फिनॉल डेरिवेटिव कंपाउंड है OHCl, ठीक है ना। पहला रिएजेंट, फर्स्ट रिएजेंट लिया गया है क्लोरोफॉर्म के साथ एक्वस बेस, तो CHCl3 इन एक्वस बेस, एक्वस OH माइनस। आप पढ़े होंगे रैमर-टाइमन रिएक्शन, रैमर-टाइमन रिएक्शन में यही रिएजेंट का यूज किया जाता है और यहाँ पे OH के रिस्पेक्ट में अर्थो पोजीशन पे CHO आगे लग जाएगा, कुछ सैलिसाइल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा OH और ये हो गया CHO और यहाँ हो जाएगा Cl, ठीक है ना, क्योंकि OH और Cl में OH एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के कैटेगरी में आता है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है DCC वो OH के रिस्पेक्ट में अर्थो पोजीशन पे अटैक करके अर्थो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है ना। और आपको तो पता है कि जब कभी एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर दोनों प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा एक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में अर्थो और पैरा पे आता है, ठीक है ना। अब सेकंड रिएजेंट है HCHO NaOH कॉन्सेंट्रेटेड, तो देखिए यहाँ हो गया फॉर्मेल्डिहाइड HCHO इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कॉन्सेंट्रेटेड, क्लियर। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, इन दो कार्बोनिल कंपाउंड हैं, ठीक है ना, एक तो रिंग पे लगा हुआ CHO है और यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड है। तो देखिए ये एक्चुअली क्रॉस कैनिजारो का केस है, तो जब भी क्रॉस कैनिजारो में मेजर प्रोडक्ट बनाना हो ना तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड में और यहाँ पे बेंजीन पे लगा हुआ CHO में फॉर्माइल ग्रुप में, ठीक है ना, आपको ये चेक करना है कि इसमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो फॉर्मेल्डिहाइड और इसमें फॉर्मेल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, रीज़न क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना तो इस रिंग का यहाँ पे प्लस M इफेक्ट लगना शुरू हो जाएगा, और आपको तो पता है कि जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ आने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, न्यूक्लियोफाइल का आने का रेट यहाँ पे स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको ये भी पता होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड सुपर एल्डिहाइड है जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, पूरे एल्डिहाइड के खानदान में HCHO का रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब टॉप मोस्ट समझ सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे इस एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी बहुत ही स्लो है क्योंकि इस कार्बन पे डेवलप होने वाले पॉजिटिव चार्ज को रिंग का प्लस M ने खत्म कर दिया। अब फर्दर न्यूक्लियोफाइल को आना होगा तो इस कार्ब कैटायन पे बहुत ही स्लो अटैक करेगा। तो ये हो गया लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड और ये हो गया मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड। तो क्रॉस कैनिजारो में हमेशा ध्यान रखें, लेस reactive aldehyde will be convert into alcohol and more reactive aldehyde will be convert into corresponding acid, ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट है। तो HCHO यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया मोर रिएक्टिव, ठीक है ना। तो मोर रिएक्टिव से आप बना दें करस्पॉन्डिंग एसिड, तो क्या बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि कैनिजारो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का केस है। क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? जब सेम सबस्टेंस का एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता हो उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। When same substance undergoes oxidation and reduction both simultaneously is called disproportionation reaction। तो मोर रिएक्टिव ऑक्सीडाइज हो गया फॉर्मिक एसिड में, और जो लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना। अच्छा ये लेस रिएक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इस रिंग का प्लस M इफेक्ट इस पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को कम कर दिया। अब न्यूक्लियोफाइल OH माइनस यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, मतलब इसके कंपेयर में इस कार्बोनिल कार्बन पे वो फास्ट अटैक करेगा,
क्लियर है। और आपको तो पता है कि न्यूक्लियोफिलिक रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ERG के प्रेजेंस में स्लो होता है या नहीं के बराबर होता है। आप पढ़े होंगे कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ AWG एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ ERG, ठीक है ना। और यहाँ से बन जाएगा, तो इस तरह से लेस रिएक्टिव को आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा OH CH2OH और ये हो जाएगा Cl, ठीक है ना। तो देखिए कहाँ पे फॉर्मिक एसिड मिला है और OH, ऑप्शन डी। देखिए डी में ये ऑप्शन करेक्ट है, फॉर्मिक एसिड हो गया और यहाँ पे हो गया OH। तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा डी। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पहला स्टेप था रैमट एमन रिएक्शन का, जिसमें फिनोल के डेरिवेटिव्स पे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल DCC मिलता है, डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि OH के रिस्पेक्ट में अर्थो पे अटैक करके सैलिसाइल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और फिर अगले स्टेप में यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ था, तो जब कभी किसी रिएक्शन सीक्वेंस में 2 एल्डिहाइड दिया हो और उन दोनों एल्डिहाइड में किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो 100% कैनिजारो से प्रोसीड होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड लिए हुए थे, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पे क्रॉस कैनिजारो करवाए। और क्रॉस कैनिजारो में मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए आप लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड को उसे करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए और मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड को उसे करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट कर देना होता है। इससे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। तो यहाँ पे पारामेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड है, ठीक है ना। पहले स्टेप में फॉर्मेल्डिहाइड लिया गया है बेसिक मीडियम में। देखिए यहाँ भी 2 कार्बोनिल कंपाउंड है, 2 एल्डिहाइड है और उन दोनों एल्डिहाइड में किसी के पास भी sp3 कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 100% कैनिजारो का केस है और उसमें भी डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड है, क्रॉस कैनिजारो होगा। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो लेस रिएक्टिव होगा उसको उसके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे और जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा उसको उसके करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं रिएक्शन को। आइडेंटिफाई इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। तो CHO और यहाँ पे है OCH3, पैरा पोजीशन पे मेथॉक्सी जोड़ा गया है। पहले स्टेप में देखिए HCHO फॉर्मेल्डिहाइड लिया गया बेसिक मीडियम में, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, 2 तरह के एल्डिहाइड, एक है फॉर्मेल्डिहाइड और एक है बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव्स। इन दोनों एल्डिहाइड में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इज़ द सुपर एल्डिहाइड। सारे एल्डिहाइड के खानदान में इस एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जो मोर रिएक्टिव है उसको एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए और जो लेस रिएक्टिव है उसको करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? यहाँ बन जाएगा आपको CH2OH और यहाँ हो जाएगा OCH3, ठीक है ना। और इसके साथ में यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में, ठीक है। पहला स्टेप हुआ क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन को देख के कैसे पहचानना है आप समझ रहे हैं ना। हाँ, अगर दो एल्डिहाइड लिया गया हो और उनमें से किसी एल्डिहाइड के पास भी sp3 कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो 100% कैनिजारो का केस बनता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर? CH3CH2Br NaH और डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। देखिए दूसरे स्टेप में यहाँ पे लिया गया है सोडियम का हाइड्राइड है, ठीक है ना। तो इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए, मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मोर एसिडिक H है, ये H- इस H+ को यहाँ से निकाल लेगा, ठीक है ना। और यहाँ फॉर्मेशन करेगा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का CH2O-, ठीक है। और ये हो गया OCH3 और फिर उसी में दिया है CH3CH2Br, ठीक है ना। अब ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया और आप पढ़े होंगे CH3CH2Br। देखिए जब कभी सामने अल्काइल हैलाइड हो और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो तो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से रन करता है। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा CH2O CH2CH3, ठीक है। और यहाँ OCH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? HI इन हीटिंग। देखिए जब कभी हाइड्रोजन आयोडाइड दे या HX दे और हीटिंग दे, देखिए या तो क्वेश्चन में एक्सेस लिखा रहेगा तो हम एज्यूम कर लेंगे कि नहीं एक्सेस में हमको रिएक्शन को करवाना है, लेकिन कभी कभी रिएक्शन में एक्सेस नहीं लिखता है, हीटिंग दे देता है। तो अगर हीटिंग दे दिया है तो हम एक्सेस एज्यूम करके ही उसे सॉल्व करते हैं,
ठीक है ना। तो आप पढ़े होंगे ईथर में, ईथर का क्लेवेज पढ़े होंगे इन प्रेजेंस ऑफ HX। हाइड्रोजन हाइलाइड के क्लेवेज से ईथर का कैसे क्लेवेज होता है हाइड्रोजन आयोडाइड से, ये पढ़े होंगे आप ईथर चैप्टर में। तो आप देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये रिएक्शन, आप देखिए यहाँ पे ये HI, जो HI है ना, तो यहाँ से ये H+ के प्रेजेंस में ये दोनों ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा, ठीक है ना। तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल I- एज ए न्यूक्लियोफाइल I- इस कार्बन पे अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को बाहर कर देता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन इस ईथर पे SN2 के थ्रू होगा, क्योंकि देखिए ईथर के किसी भी साइड अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन हो, एरोमेटिक कार्बोकेटायन हो, मतलब ऑक्सीजन के ईथर में ऑक्सीजन के किसी भी साइड अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो या उससे बेहतर कार्बोकेटायन हो, तो न्यूक्लियोफाइल को हम उस कार्बोकेटायन पे जोड़ते हैं जहाँ पे अगर कार्बोकेटायन बनता तो ज़्यादा स्टेबल होता। तो देखिए अब अगर इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा, क्लियर। अब इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो अगर बॉन्ड ये लेफ्ट टू राइट टूटेगा ना, अगर लेफ्ट टू राइट जाएगा तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर हम राइट टू लेफ्ट तोड़ते हैं तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज जो कि एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो मुझे बताइए कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, लेफ्ट वाले कार्बन पे या राइट वाले पे? ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट वाले पे, क्योंकि लेफ्ट वाला कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्यों? तो SN1 का प्रिंसिपल क्या है कि न्यूक्लियोफाइल को हमेशा स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन पे जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे देखिए ये वाला जो बॉन्ड है जो डायरेक्ट फिनोक्साइड ये बेंजीन से कनेक्ट है, यहाँ PDCH है। ये बॉन्ड तो किसी भी हालत में नहीं टूट सकता है। एक ही ऑप्शन है, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक क्लेवेज करेगा, ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं I और ये हो गया H। आपको पता है ना ये बॉन्ड कभी नहीं टूट सकता। जब कोई बॉन्ड, ठीक है ना, PDCH में इंगेज हो जाए या कुछ ब्रिजिंग वाला केस बन जाए, ठीक है ना। ब्रेडिट्स ने मना किया, ब्रेडिट्स एक्चुअली मतलब ये मना करते हैं, ये बात बोलते हैं कि ब्रिजिंग हाइलाइड पे, ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी कार्बोकेटायन नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना, वो हाईली अनस्टेबल होता है। या फिनोक्साइड जहाँ पे PDCH का केस है वो बॉन्ड कभी नहीं टूट सकता है। तो यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ से CH2I और ये हो जाएगा OH। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन डी CH2I OH। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो 40 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। यहाँ पे SN2 अटैक के थ्रू ये लिविंग ग्रुप को बाहर कर दिया और यहाँ ईथर बन गया। फिर हमने क्या किया, हाइड्रोजन आयोडाइड के हेल्प से ईथर का क्लेवेज कर दिया। और ऑक्सीजन, आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन के किसी भी एक तरफ अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बने या उससे बेहतर कार्बोकेटायन बने तो न्यूक्लियोफाइल को उसी कार्बोकेटायन पे जोड़ना होता है। हालांकि यहाँ पे मैकेनिज्म SN2 होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़कर हम कार्बोकेटायन बनाते भी तो हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनता, ठीक है ना। तो अगर कार्बोकेटायन यहाँ नहीं बन सकता है तो जिस रिएक्शन में कार्बोकेटायन नहीं बने तो 100% SN2 के थ्रू वो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर SN2 से रिएक्शन प्रोसीड हुआ और यहाँ SN1 से हुआ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है ना। OH और यहाँ हो गया NH2। न्यूक्लियोफाइल बेंजीन डाइजोनियम है, PHN2+। इट इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। सामने एरोमेटिक कंपाउंड है, मीडियम है, माइल्ड बेसिक मीडियम है, ठीक है ना। तो pH का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 9 to 11। ऑफ कोर्स ये माइल्ड बेसिक मीडियम है, ठीक है ना। तो ये बेसिक मीडियम एसिडिक H को यहाँ से फायर करवा देगा और यहाँ फिनोक्साइड एन बनवा देगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका फिनोक्साइड O- और ये हो गया NH2, ठीक है। अब देखिए यहाँ O- का प्लस M इफेक्ट ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू NH2, ठीक है ना। तो हमेशा बेसिक मीडियम में हमेशा OH के रिस्पेक्ट में कपलिंग होता है, ठीक है ना। इन केस ऑफ बेसिक मीडियम फिनॉल विल बी प्रीफर टू कपलिंग, ठीक है ना। इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम एनिलीन विल प्रीफर टू कपलिंग। तो
तो यहाँ पे बेसिक मीडियम है और यहाँ आप देखें यहाँ से OH माइनस H+ को बाहर करके H2O बाहर कर दिया और स्ट्रॉन्ग +M का फॉर्मेशन किया। अब जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर की मर्जी से आएगा। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल या तो अर्थो पे आएगा, नहीं तो पैरा पे आएगा, बट पैरा पोजीशन ब्लॉक है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑब्वियस अर्थो पे। तो यहाँ से PsN2+ एज इलेक्ट्रोफाइल ये अर्थो पे अटैक कर देगा, ठीक है ना, ये अर्थो पे अटैक कर देगा और यहाँ बन जाएगा आपका N2PH और यहाँ हो जाएगा NH2। यहाँ से H+ ले लेते हैं ताकि वो O-H+ को गेन करके वापस से OH बना ले। फिर से बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 2 ग्रुप है, OH और NH2, कपलिंग दोनों करता है। अब कंडीशन डिसाइड करेगा कि किसके रिस्पेक्ट में कपलिंग होगा। अगर बेसिक मीडियम रहा तो OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में कपलिंग होगा। अगर NH2 ग्रुप रहा, अगर मान लीजिए एसिडिक मीडियम रहा तो NH2 के रिस्पेक्ट में कपलिंग होगा। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि यहाँ पे बेसिक मीडियम H+ को ट्रैप करके, ठीक है ना, आपको तो पता है कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है इन कंपेयर टू नाइट्रोजन से कनेक्ट हाइड्रोजन। तो ये OH माइनस H+ को बाहर करके एज वाटर बाहर कर दिया, ठीक है ना, OH माइनस H+ को फायर करवा के वाटर को बाहर किया, क्लियर। और यहाँ पे बना दिया फेनोक्साइड टाइप का, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे न्यूट्रल AB+M शो करता है और AB+M शो करता है, बट इट इज़ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर ग्रुप। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल को आना होगा तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के मर्जी से आएगा। या पढ़े होंगे एरोमेटिक कंपाउंड में, इफ़ 2 एक्टिवेटर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन बेंजीन then electrophile will be directed to ortho and para position with respect to a strong activator। ये पढ़े होंगे एरोमेटिक कंपाउंड में। इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली पारा पे नहीं आ सकता था क्योंकि पारा पोजीशन यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, तो ये अर्थो पे अटैक करके ये प्रोडक्ट बना लेगा। देखते हैं आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो 41 का ऑप्शन, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 42 क्लोरोबेंजीन है और उस पर एसिटाइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट किया है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3। एक्चुअली ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का केस है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Cl लुइस एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पे एसाइलियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये एसाइलियम आयन क्लोरीन एक्चुअली अर्थो और पारा दोनों पोजीशन को डायरेक्ट करता है। अर्थो एक्चुअली हैलोजन जो है अर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से एसाइलियम आयन यहाँ पे अर्थो पोजीशन पे भी आ सकता है, पैरा पे भी आ सकता है, बट ऑप्शन में अर्थो दिया है, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है। तो फ्रीडल क्राफ्ट ये सही है। बी में आप पढ़े होंगे डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन पे बेसिक मीडियम में क्लोरोबेंजीन पे अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है ना, तो ये क्लोरीन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाता है और इसके प्लेस पे OH आके जुड़ जाता है। ये डॉस प्रोसेस है। डॉस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का प्रिपरेशन किया जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता। रीज़न, क्योंकि क्लोरीन बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। क्लोरीन का लोन पेयर बेंजीन के साथ कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, वहाँ पे PDCH का फॉर्मेशन हो चुका है। तो नॉर्मल कंडीशन में Cl का लीव आउट होना डिफ़िकल्ट है। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ड्रास्टिक कंडीशन लिया जाता है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से Cl को OH, यहाँ से OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल Cl को रिप्लेस करके फिनॉल का फॉर्मेशन करता है, ये भी सही है। जरा ऑप्शन सी को देखिए। ऑप्शन सी में अब देखिए Br से जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप के से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन होता है और अल्फा से डायरेक्ट अटैच कार्बन बीटा होता है। रिएजेंट है यहाँ पे अल्कोहलिक KOH और आपको पता है अल्कोहलिक KOH E2 को सपोर्ट करता है, बाय मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 रिएक्शन। लेकिन आप ये भी पढ़े होंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन होने के लिए एटलीस्ट एक बीटा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। बट आप यहाँ पे देखें, ये हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे एल्यूमिनेशन हो ही नहीं सकता था। बट यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्ट में SN2 करा दिया है, गलत है, ठीक है ना। अल्कोहलिक KOH E2 को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन में क्या बोला, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए डी भी देख लेते हैं। डी में क्या है कि एक्वस KOH है और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है। तो एक्वस KOH के प्रेजेंस में अगर सामने अल्काइल हैलाइड हो तो वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होता है और यहाँ से लिविंग ग्रुप OH से रिप्लेस हो जाता है। डी भी ठीक है। ऑप्शन सी गड़बड़ है, क्योंकि ऑप्शन सी में बीटा हाइड्रोजन नहीं होने के बावजूद भी, हालांकि अल्कोहलिक KOH E2 को सपोर्ट करता है,
तो यहाँ P2 होना चाहिए, बट यहाँ पे सबस्टेट में देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, यहाँ P2 नहीं हो सकता, रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 43, क्वेश्चन नंबर 43, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड A एंड E। रिएक्शन सीक्वेंस को लिखते हैं, मिथाइल है, NO2 है, Br2, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीनियम आयन, ठीक है ना, प्रोड्यूस होगा। अब देखिए मिथाइल यहाँ पे एक्टिवेटर है और NO2 डीएक्टिवेटर है। एरोमेटिक कंपाउंड में आप पढ़े होंगे कि जब कभी किसी रिंग पे एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर दोनों ग्रुप लगा हो तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा एक्टिवेटर के मर्जी से अर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। Whenever activator and deactivator both groups are present at benzene ring, then electrophile will be directed to ortho or para position with respect to activator। तो यहाँ पे मिथाइल एक्टिवेटर है और NO2 स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल मिथाइल की मर्जी से आएगा, मिथाइल जो कि एक्टिवेटर है, बट यहाँ मिथाइल का ऑर्थो पोजीशन फ्री है और पैरा पोजीशन ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ हो गया मिथाइल, ब्रोमीन को ऐड कर दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा NO2। अगले स्टेप में है सोडियम SnHCl, तो ये मेटालिक रिडक्शन है और मेटालिक रिडक्शन से NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों NH2। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये बन गया आपका A। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ HCl। आप पढ़े होंगे डाइजोटाइजेशन में यह रिएजेंट NH2 को डाइजोनियम N2+ में कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ मिथाइल ब्रोमीन और ये हो गया N2+। नेक्स्ट क्या है H3PO2 वाटर, तो यहाँ से H3PO2 वाटर, ठीक है ना, फास्फोरस एसिड के प्रेजेंस में ये N2 यहाँ से लिव आउट हो जाता है नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में और यहाँ बन जाएगा मिथाइल Br, ठीक है। नेक्स्ट है KMnO4 KOH, साइड चेन ऑक्सीडेशन। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन जब होगा तो आपको पता होगा एक कंप्लीट मिथाइल रिंग से जुड़े कार्बन पे अगर एक भी हाइड्रोजन हो या पाई बॉन्ड हो तो ये कंप्लीट रिंग के आउटसाइड वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा Br, तो ये हो जाएगा आपका E। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है A एंड D, तो ये रहा आपका A और ये है E। तो देखिए ऑप्शन सी MEBr NO2 और E हो जाएगा COOHBr C। 43 का ऑप्शन सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 44। जरा क्वेश्चन को देखिए, बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है और साइक्लोपेंटेनोन दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे बेसिक मीडियम है और हीटिंग भी है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो हीटिंग ही हुआ, ठीक है। आप गौर से देखिए इस कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास नहीं है। तो जब कभी कार्बोनिल कंपाउंड के मिक्सचर में किसी एक के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे के पास ना हो, ठीक है ना, तो 100% ये केस क्रॉस एल्डोल का बनता है, ठीक है ना। तो एक में देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड है और यहाँ पर कीटोन है, ठीक है ना। तो क्रॉस एल्डोल में अगर मेजर प्रोडक्ट बनाना हो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा, और इसका एक ट्रिक भी है, लेकिन वो ट्रिक तब अप्लीकेबल होता है जब वहाँ पे हीटिंग दिया हुआ हो, ठीक है ना, या मतलब हीटिंग के साथ कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन दिया हो, मतलब हीटिंग और 2 अल्फा हाइड्रोजन दिया हुआ है तो वो ट्रिक लग जाता है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि लेस रिएक्टिव, यहाँ पे एल्डिहाइड और यहाँ पे कीटोन है, तो आपको तो पता है कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड जो कि मोस्ट रिएक्टिव है इसका ऑक्सीजन ले लीजिए और ये कीटोन है जो कि लेस रिएक्टिव है इसका 2 अल्फा हाइड्रोजन ले लीजिए। तो इसका ऑक्सीजन और इसका 2 अल्फा हाइड्रोजन लेकर वाटर को बाहर कर दीजिए और फिर कंपाउंड को एसोसिएट करके जो प्रोडक्ट बनेगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। जो लेस रिएक्टिव है, कीटोन यहाँ पे लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव का 2 अल्फा हाइड्रोजन लेना है और यहाँ पे एल्डिहाइड जो कि मोर रिएक्टिव है इसका कार्बोनिल का ऑक्सीजन लेना है। तो इसका 2 अल्फा हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन लेकर वाटर को बाहर कर दीजिए, जो होगा आपका आंसर वहीं करेक्ट होगा, ठीक है ना। 44, ठीक है, ये हो गया आपका लेस रिएक्टिव।
आप तो पढ़े हैं कीटोन एल्डिहाइड के कंपेयर में लेस रिएक्टिव होता है, और ये है आपका मोर रिएक्टिव। अगर ये बात समझ में आ जाए कि क्रॉस एल्डोल ही होगा, हालांकि समझ में तो आ ही रहा है एक्चुअली, यहाँ लेस रिएक्टिव का इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया अल्फ़ा, ये भी हो गया अल्फ़ा, यहाँ से 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन बाहर कर दीजिए, लेस रिएक्टिव का 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। लेकिन ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ट्रिक तब अप्लीकेबल होगा ना जब कार्बोनिल कंपाउंड के पास कम से कम 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो और हीटिंग मेंशन हो। हर जगह हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप वाटर को बाहर कर दीजिए, यहाँ से वाटर बाहर हो गया, ठीक है। फिर कंपाउंड को ऐड कर दीजिए। देखिए ऑप्शन सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। तो 44 का सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। मोर रिएक्टिव का ऑक्सीजन और लेस रिएक्टिव का 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन लेकर ये आप मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 45 देखते हैं। CH3CO CH2 CH3। देखिए यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं और 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं, और सामने बेस दिया हुआ है, डाइल्यूट बेस दिया हुआ है और हीटिंग दिया हुआ है। 100% इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का केस है। देखिए इंट्रामोलिकुलर एल्डोल को कैसे पहचानना है, जब कभी कंपाउंड में कम से कम 2 कार्बोनिल ग्रुप रहे और 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन रहे। 100% इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का क्वेश्चन है वो, और उसको एल्डोल की तरह ही सॉल्व करें, ठीक है। मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। CH3CO CH2 CH3 और ये हो गया COH। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का क्वेश्चन होगा ना, तो इसका भी ट्रिक है। सबसे पहले आप क्या करें कि उस अल्फ़ा कार्बन को किसी अल्फ़ा कार्बन को सेलेक्ट करें, मतलब अल्फ़ा कार्बन को सेलेक्ट करें जिस पे कम से कम 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो और दूसरा एक कार्बोनिल ग्रुप का, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले रिंग का प्रायोरिटी दिया जाता है, रिंग के साइज़ का, ठीक है ना। 6 मेंबर्ड का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 5 का और उसके बाद 7 का। 6, 5, 7 ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन में रिंग का साइज सेम हो जाता है। तो जब कभी ऐसा हो कि रिंग का साइज सेम हो जाए तो आप क्या करें कि वहाँ पर रिएक्टिविटी देख लें, और फिर वही फंडा मोर रिएक्टिव का ऑक्सीजन, मतलब मोर रिएक्टिव का कार्बोनिल लेकर वहाँ से ऑक्सीजन निकाल लें, और जो लेस रिएक्टिव है उसके लेस रिएक्टिव के अल्फ़ा कार्बन से 2 हाइड्रोजन लेकर वाटर को बाहर कर दें, जो बन जाएगा वही आपका प्रोडक्ट होगा। लेकिन ये कब करना है, जब रिंग का साइज़ सेम हो जाए। देखिए अगर मैं इस अल्फ़ा को कंसिडर करके चल रहा हूँ तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बनेगा। ये भी अल्फ़ा है, बट इस अल्फ़ा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। ये भी अल्फ़ा कार्बन है, बट अब देखिए 1 2 3 मेंबर का रिंग, जो कि हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है ना। हाईली एंगल स्ट्रेंड होता है 3 मेंबर का रिंग, तो उससे अच्छा है कि 5 मेंबर का रिंग कर लेते हैं। तो यहाँ नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 और ये हो गया 5। क्लियर। अब यहाँ से क्या करना है ना, वाटर को बाहर कर दीजिए, ठीक है। वाटर अगर बाहर हुआ, बेसिक मीडियम में KOH और ये हो गया हीट, तो अपने मन से 5 मेंबर का रिंग बना दें, ठीक है। 1 जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, 2 जगहों से, 2 एटम से अगर वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर होता है तो उन दोनों एटम के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो 1 और 5 के बीच में किसी को भी, मान लीजिए मैं इसी को कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका 1, या मान लीजिए इसको मैं 5 कंसिडर कर रहा हूँ, ये हो गया 5 और ये हो गया 1, फिर ये 4 3 और ये हो गया 2। तो 2 पे आप देखिए CO ग्रुप लगा हुआ है और 4 पे 2 मिथाइल है। इस तरह से आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसका ऑक्सीजन क्यों लिया, क्योंकि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। हमेशा मोर रिएक्टिव का ऑक्सीजन लेना है और लेस रिएक्टिव के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा कार्बन से 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन लेना होता है। तो ये आपका आंसर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा ना। हाँ, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 46। फ्रॉम द कंपाउंड गिवन बिलो नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच गिव्स पॉजिटिव फाइलिंग टेस्ट इज। आपको पता होगा 46 क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। फाइलिंग टेस्ट क्या होता है,
फाइलिंग टेस्ट, फाइलिंग सोल्यूशन दो मिक्सचर से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। एक्वस कॉपर सल्फेट और प्लस सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम अल्कलाइन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं रोसेल सॉल्ट, ठीक है ना। तो 46 में देखिए क्या होता है, RCHO। एक्चुअली फाइलिंग सोल्यूशन एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है और फाइलिंग सोल्यूशन एक्चुअली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एलिफेटिक एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है और बाद में वो Cu+1 का रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है ना, रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम फाइलिंग सोल्यूशन ले लें, फाइलिंग सोल्यूशन, ठीक है ना, तो ये दो कंपाउंडों का मिक्सचर है, ठीक है ना। ए रहता है यहाँ पर एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, और बी होता है यहाँ से अल्केलिन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, जिसको कॉमनली आप रोसेल सॉल्ट बोल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से ये एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, एक्चुअली ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ से बन जाएगा प्लस, यहाँ प्रेसिपिटेट देता है रेड कलर, रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है ना। अब इसमें हम चेक करते हैं कि कौन सा कंपाउंड फाइलिंग सोल्यूशन देता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड फाइलिंग टेस्ट नहीं देता है, ठीक है ना, पढ़े होंगे आप। तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप बनाएं तो यही होगा, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड ये रहा, एसीटोन, एसीटोफिनॉन, मेथेनैल, मेथेनैल, नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, कहीं भी नाइट्रो जोड़ दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड ही ना। फिर है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ठीक। देखिए फाइलिंग टेस्ट, फाइलिंग सोल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता, तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव टेस्ट, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। कीटोन, टॉलेंस और फाइलिंग कोई नहीं देता, तो ये भी टेस्ट नहीं देगा। यहाँ भी कीटोन है, नेगेटिव टेस्ट। फॉर्मल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड नेगेटिव टेस्ट, और ये हो जाएगा पॉजिटिव टेस्ट। तो बताइए टोटल कितने पॉजिटिव टेस्ट मिल रहे हैं आपको? टोटल आपको 3 पॉजिटिव मिलेंगे, 1, 2 और 3। तो 46 का आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। देखिए 47 में इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है OH। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया गया है K2Cr2O7 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर। फिर अगले स्टेप में है ग्रिग्नार्ड C6H5MgBr। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है। ग्रिग्नार्ड इज़ द वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बेनाइन और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये यहाँ से इस sp2 कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है ग्रिग्नार्ड। तो यहाँ O- C6H5 और ये हो जाएगा MgBr, ठीक है ना। अगले स्टेप में अगर हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये O-H+ को गेन करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा C6H5। फिर आप देखिए कि नेक्स्ट स्टेप में H+ हीटिंग दिया हुआ है। तो फिर ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ को गेन करके प्रोटोनेट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा OH2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ हो जाएगा C6H5। और आपको तो पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल। तो ये एक तरह से बेटर लिविंग ग्रुप बन गया और लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन अल्फा हो गया और ये हो गया बीटा। तो यहाँ बीटा पोजीशन पे बीटा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे E1 मैकेनिज्म हो जाता है। E1 मैकेनिज्म के थ्रू ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। हालांकि 2 स्टेप में होता है। पहले कार्बोकेटन यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव करके कार्बोकेटन का फॉर्मेशन करेगा। फिर अगले स्टेप में बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन फायर होकर यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा लैकिंग स्पेस है। तो ये यहाँ से शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद अब देखिए वाटर बाहर हुआ, ठीक है ना। ये मैकेनिज्म हो जाता है E1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन।
यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कितने sp2 कार्बन होंगे, ठीक ना। ये मेजर प्रोडक्ट हुआ। तो देखिए, एक sp2, दो sp2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। तो मेजर प्रोडक्ट में 8 sp2 कार्बन होंगे। तो 47 का करेक्ट ऑप्शन 8 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48, या वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ निकेल 2 प्लस हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ 2.82। मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू गिवन है, मतलब म्यू का वैल्यू गिवन है, म्यू इक्वल टू 2.82। अभी देखो म्यू का फॉर्मूला क्या था, रूट n इंटू एन प्लस 2। अब n का वैल्यू, देयरफॉर इफ n इक्वल टू 2, देयरफॉर म्यू इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2, मतलब रूट/8 मतलब 2.82, ठीक है ना। मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो निकेल 2 प्लस का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देता हूँ। निकेल 2 प्लस क्या हो जाएगा, आर्गन 4s0 3d8। तो मैंने 3d8 को स्प्लिट कर देता हूँ। ये हो गया आपका इजी, ये होगा T2G। कौन से टाइप का लिगेंड बोला था, वीक फील्ड लिगेंड। तो पेयरिंग नहीं करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 हो गया ना। तो पूछा था कि आपका T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर n T2G 6 है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आंसर हो जाएगा 6 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 49। 4.48 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट STP रिक्वायर्स 12 कैलोरीज टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 49, टेम्परेचर राइज हुआ मतलब डेल्टा टी कितना हुआ है, 15 डिग्री हो गया ना। CP निकालना है, तो CP निकालना है, QP गिवन है कितना है 12। अब देखो N निकालना है, N इक्वल टू 4 मोल निकालना है डिवाइडेड बाई 22.4, दिस इज इक्वल टू 0.2। देयरफॉर क्या होगा, QP इक्वल टू NCP डेल्टा टी। तो मुझे CP निकालना था, QP बाई N इंटू डेल्टा टी। ये कितना था आपका, QP कितना था 12 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 0.2, तो 12/3 मतलब 6। उसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 6 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49। 49 के लिए देखा जाएगा तो ये भी आंसर 6 ही आएगा। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में देखा जाएगा तो क्या बोला है, ए करंट ऑफ 3 एम्पियर इज पास्ड फॉर 5 आवर। कितना आवर के लिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखा जाएगा एक करंट ऑफ 3 एम्पियर इज पास्ड फॉर 5 आवर थ्रू ए मोल्टेन मेटल सॉल्ट व्हिच डिपॉजिट्स 31.6 ग्राम ऑफ मेटल, मोलिकुलर वेट गिवन है। द वैलेंसी ऑफ द मेटल इज, तो हम लोग को एक चीज़ तो पता है फैराडे लॉ से, W इक्वल टू E/F इंटू IT। तो W गिवन है कितना है 31.6, E क्या होता है M/N डिवाइडेड बाई F मतलब 96500। I कितना था 3 एम्पियर है, कितना टाइम के लिए 5 आवर, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, कैंसिल आउट। अभी देखो मोलर मास कितना गिवन था 31.6 इक्वल टू मोलर मास 177/N डिवाइडेड बाई 965 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 6। तो यहाँ से मुझे N निकालना है, तो क्या आ जाएगा 31.6 इंटू 9650 इक्वल टू 177 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 6/N। तो N इक्वल टू आ जाएगा 31.6 इंटू, सॉरी जीरो नहीं होगा यहाँ पे, 965 डिवाइडेड बाई 177 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 6, ये आ जाता है 3.1। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 है, वैलेंसी 3.1 नहीं हो सकता है, तो आंसर होगा 3, मतलब वैलेंसी हो जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 3 हो गया ना। तो कैलकुलेशन करना था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है इंटीजर का, तो कर लीजिए फिर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, पेपर ठीक ठाक था मेरे हिसाब से। आई होप आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा, ठीक है, इतना ही रखते हैं।